नमस्कार दोस्तों। तो आज हम यहाँ पे पूरा पॉलिटी का चैप्टर वाइज जो नोट्स हैं तो वो पूरा हम कवर करेंगे यहाँ पे, जैसे कि भारत का संवैधानिक विकास है और जितने भी पॉलिटी के चैप्टर हैं उनको वन बाय वन हम सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है। और इसमें आपका पूरा फंडामेंटल जो राइट है या ड्यूटीज़ है या डीपीएसपी है, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, उसके बाद फिर संसद, मतलब जो भी पूरा ओवरऑल टॉपिक है, ये लगभग 50-58 पेज की पीडीएफ है। तो इनको वन बाय वन हम धीरे धीरे कवर करेंगे। और देखिए, ये लास्ट ईयर के पूरे जो प्रश्न हैं वो सारे हैं और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे हमने लेके रखी हैं। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इससे प्रश्न आपके निश्चित तौर पे फंसेंगे, क्योंकि एक तो ये है कि ये पूरे लगभग 20 साल के लास्ट ईयर के पूरे प्रश्न हैं, और दूसरी चीज़ ये कि टॉपिक वाइज इनको हम पूरा सिलेबस को ही कवर करेंगे। तो प्रश्न जाहिर सी बात है आने तो यहीं से हैं, वो इधर उधर से घूम फिर के आते रहते हैं। तो हम वन बाय वन सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। इसमें जो सबसे पहला फैक्ट है, तो ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। दूसरा फैक्ट है, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम है, इसमें बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन वोटिंग का राइट नहीं था यहाँ पे। 1909 के अधिनियम की हम बात करें, जिसको कि हम मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं, तो इसके अनुसार मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम। 1919 के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया था। तो इसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, और इसको कहते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। किस 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू कर दिया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई, तो वो गवर्नर जनरल को दी गई। इसके बाद भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके जो प्रथम न्यायाधीश थे तो वो मॉरिस गुएर थे। ठीक है। देखिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसमें जो एक न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो वहाँ के जो एक मेन जो जज थे उनका नाम क्या था, तो एलिजा कैंपे। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंशिएशन रखिए, कई बार बड़ा कन्फ्यूजन होता है। इसमें मॉरिस गुएर, एलिजा कैंपे, ये सारे ऐसे 2-3 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो हम बिना सोचे समझे एलिजा कैंपे को ही टिक करते हैं। पहली बार प्रश्न को सही से पढ़ लीजिए। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में बर्मा, यानी वर्तमान में इसका नाम क्या है, म्यांमार, को भारत से अलग कर दिया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन, यानी जो कि 1942 में भारत आया था, उसके द्वारा किया गया था। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुई, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था, और बाद में यही उद्देश्य जो प्रस्ताव था ये प्रस्तावना का प्रारूप बना। इसके बाद 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त किया था। इसके बाद भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी हैं, तो पहला है 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर रखिएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, और इस दौरान कुल कितने अधिवेशन हुए, तो 11 अधिवेशन हुए और 165 दिन का समय लगा। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा अंतिम बार 24 जनवरी 1950 को संबोधित हुई, और इसी दिन 284 उपस्थित सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य 6 सदस्य कौन कौन से थे, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और B.L. मित्र, उसके बाद
डीपी खेतान। इसमें बीएल मित्र के स्थान पर एन माधव राव और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी को समिति में शामिल किया गया। भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है इसको स्वीकार किया था। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया और भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो वो 15 थी उस समय। इसके बाद फिर उद्देशिका से एक पर्टिकुलर कुछ फैक्ट हम देखते हैं। तो इसकी जो प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है, यानी जुडिशियबल नहीं है ये। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट उपबंधों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यूपीपीसीएस में सीधा सीधा पूछा गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नाम यानी भारत और इंडिया के रूप में किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 1(1) उल्लेख करता है भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, तो राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान क्या होगा, निर्वाचित होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, चाहे जैसे, वह वंशानुगत नहीं हो सकता है। तो ये गणतंत्र का मतलब होता है। इसके बाद भारत के पंथ निरपेक्ष राज्य का सही भाव यह है कि भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है, तदनुसार सभी राज्यों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित है। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है संविधान द्वारा विदेशी या संविधान पर विदेशी प्रभाव। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान क्या है, सर्वोच्च है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना कहाँ से ली गई, तो यूएसए से ली गई है। और भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत और ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणाली में लागू है। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है और इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्यसभा में गठन, प्रतिभा, अनुभव तथा सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश यानी आयरलैंड के गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। भारतीय संविधान में आपात उपबंध तथा संविधान संशोधन प्रक्रिया क्रमशः जर्मनी के वाइमर तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो आपात उपबंध तो लिया गया जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से, और जो संविधान का संशोधन होना है उसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान क्या है, कठोर और नम्य का ये एक मिश्रण है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बृहद संविधान है। इसके बृहद होने का प्रमुख कारण यह है कि इसमें संघ और राज्यों से संबंधित सारे प्रावधान शामिल कर दिए गए हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में राज्यों एवं संघ के अपने अलग अलग संविधान हैं। विश्व का सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, तो यूएसए का है। यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान भी है। इसके बाद संविधान में अनुसूची और अनुच्छेद। तो संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। अभी भी संविधान में क्रमांक के अनुसार अनुच्छेद कितने हैं, 395 ही हैं, जबकि वर्तमान 26 नवंबर 2021 की स्थिति के अनुसार में गणना की दृष्टि से अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो गई, 468, और जिसमें 4 नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं। तो उनकी संख्या कितनी हो गई, 8 से बढ़कर 12 हो गई। पहले 8 थी, अभी 12 हो गई हैं। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार, ये सब किसके, राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद यानी तलाक एवं गोद लेना, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। तो ये 3 सूचियां हैं। इनके बारे में ये जो दिए गए फैक्ट, इनको आप याद रखिएगा, कई बार सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए गए हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ है, यानी दल बदल विरोधी कानून।
और ये 52वें संविधान संशोधन यानी 1985 के द्वारा ऐड किया गया है। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा एक संशोधन किया गया है। क्या संशोधन है अभी आगे हम देखेंगे उसको। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के प्रावधानों को और कठोर बनाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से है, तीसरा भाग मौलिक अधिकार से है, चौथा भाग किससे है तो वो डीपीएसपी से यानी नीति निर्देशक तत्वों से है, और जो चौथा ए यानी 4A वाला पार्ट है ये फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्यों से है, तथा पांचवा भाग संघ से संबंधित है। देखिए कई बार हाँ मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि जितने भी संविधान के भाग हैं उनका नाम आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, सारी अनुसूची जितनी हैं वो सारी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, इनसे आपको 1 या 2 प्रश्न निश्चित तौर पर मिलेंगे। देखिए जो भी परीक्षा होती है यूपीपीसीएस के थ्रू सब में इन दोनों से कोई ना कोई प्रश्न निश्चित तौर पर रहता ही रहता है। इसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं, महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ। तो यहाँ पे सारे के बारे में हमने ले लिए 12 जो अनुसूची हैं। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध है, दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध है, तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थान के आवंटन के लिए है, पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है, छठी अनुसूची में 4 स्टेट यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के बारे में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान से हैं, सातवीं अनुसूची संघ राज्य और समवर्ती सूची से रिलेटेड है, आठवीं अनुसूची भाषा से रिलेटेड है, नौवीं अनुसूची क्या है तो वो भूमि सुधार से रिलेटेड है, 10वीं अनुसूची तो वो दल परिवर्तन से रिलेटेड है, 11वीं अनुसूची पंचायत और 12वीं नगर पालिका से रिलेटेड है। इन 12वीं अनुसूची के जो 12 अनुसूची हैं इनके बारे में अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा। उसके बाद फिर राष्ट्रीय प्रतीक से कुछ पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं हम। तो भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं और यह न्याय का प्रतीक है। इसके बाद जो वरीयता क्रम होता है उसके बारे में देखते हैं हम। तो भारत में मुख्य न्यायाधीश के ऊपर वरीयता क्रमशः इस प्रकार है। तो राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में, उसके बाद फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद फिर उप प्रधानमंत्री 5 को में ही, और छठा जो नंबर आएगा वो भारत का मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष, ये सारे इसके समकक्ष हैं। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी क्या होता है तो वो होता है मंत्रिमंडल सचिव, और वह देश का वरिष्ठतम लोक सेवक भी होता है। इसके बाद फिर नागरिकता से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं। तो भारतीय संविधान में क्या है तो एकल नागरिकता है, तो आप जानते हैं, और नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 से रिलेटेड है। आर्टिकल अगर कहें तो 5 से लेकर 11। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। किस आर्टिकल में कहा गया है 11 में। संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। इसके तहत भारत की नागरिकता निम्न 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन से हैं तो या तो जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से तथा भूभाग के अर्जन से। भारत की नागरिकता 3 प्रकार से जा सकती है। तो पहला है दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी, और दूसरा है नागरिकता त्यागने पर, और तीसरा है नागरिकता से वंचित किए जाने पर समाप्त हो जाएगी। तो ये 3 कारण हैं जिससे नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ, और यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम में उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो। यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होता। तो ये दोनों इसकी कंडीशन है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद फिर फंडामेंटल राइट के बारे में देखते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है तो ये वाद योग्य है, आप सभी जानते हैं, और नीति निर्देशक तत्व क्या है अवाद योग्य है। मतलब इसके अगर हमारा वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट का तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट अगर डीपीएसपी में कोई भी वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए हमें कोर्ट कोई भी वैल्यूएबल रीज़न प्रोवाइड नहीं कर सकता है।
मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। पहले 7 थे लेकिन अभी 6 रह गए हैं, एक को हटाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती है या न्यून करती हैं। यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाई गई है तो वह कानून उल्लंघन की सीमा तक क्या होगा, शून्य होगा। और संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता तथा अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त को किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा। तो 20(2) में और 20(3) में ये सारी चीज़ें हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है ये। और संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, आर्टिकल 24। इसके बाद फिर आर्टिकल 25 के प्रयोजन के लिए हिंदू शब्द के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, बौद्ध, जैन और सिख शामिल हैं। ठीक है, तो हिंदू शब्द में क्या क्या आ जाएंगे, बौद्ध, जैन और सिख तीनों आएंगे। आर्टिकल 29 तो ये माइनॉरिटी से रिलेटेड है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, जबकि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार कौन देता है, आर्टिकल 30 से प्राप्त होता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकता है। तो अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 जो है वो हाई कोर्ट, अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो इसमें वो उपचार दे सकता है। इसके बाद फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है और वह मूल अधिकारों का संशोधन तो कर सकती है किंतु वह संविधान के आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती है। अब ये जो आधारभूत तत्व हैं ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि क्या क्या है। संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूलाधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, लेकिन 2 आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये कभी स्थगित नहीं किए जा सकते हैं। इसके बाद दूसरी ओर यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ है तो अनुच्छेद 20-21 के साथ अनुच्छेद 19 भी जीवित रहता है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है और इसे कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके बाद फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। केटी शाह ने कहा था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। इसके बाद फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हम देखते हैं। तो संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है और इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, तो 11 है। पहले 10 थी, बाद में एक और जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर संविधान में जोड़ा गया है। इसके बाद फिर प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल देखते हैं हम। तो अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, तो राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किसमें, राष्ट्रपति में निहित होता है और जो निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का वो कैसा होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन में ऐसे निर्वाचक मंडल के सदस्य करेंगे जिनमें संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी के भी इसमें शामिल होंगे। केवल निर्वाचित, ठीक है, यानी जो मनोनीत होते हैं वो नहीं करेंगे। इसके बाद फिर 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें मतदान क्या होता है, गुप्त होता है। उसके बाद आर्टिकल 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद ग्रहण करेगा। आर्टिकल 56(1) का क है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। आर्टिकल 56(2) के तहत अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, यानी उस पर इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। इसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए अनुच्छेद 58 के अनुसार निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो वो पहला भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो ये 3 कंडीशन है राष्ट्रपति बनने के लिए। अनुच्छेद 61 के तहत उल्लेखित महाभियोग एक क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सशक्त सभी विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 71। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 110 वो मनी बिल से रिलेटेड है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदनों को लौटा देगा। धन विधेयक के अतिरिक्त धन विधेयक को राष्ट्रपति कभी ना तो रोकता है ना लौटाता है। क्यों नहीं होता ऐसा? तो वो इसलिए ऐसा नहीं होता है क्योंकि बिना उसकी सिफारिश के पेश ही नहीं होता है मनी बिल। अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है। अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति उसे पारित करने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक के संबंध में बुलाया जाएगा। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक भाग है या घटक है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, परंतु वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। अगर संसद की बात आती है तो उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों चीज़ें आती हैं। वह संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123(2) क के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। ये टाइम याद रखिएगा, 6 सप्ताह। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। संघ वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति क्या है? वो वास्तविक प्रमुख है। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मत यानी निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल इस प्रकार है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो टाइम पीरियड 1950 से 1962, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969, वी गिरी 1969 से 1974। देखिए यहाँ हमने पूरा इसलिए नोट किया क्योंकि 1-2 बार प्रश्नों में इनको मैच करने के लिए पूछा गया है। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77, एन संजीव रेड्डी 1977 से 82 यानी जैल सिंह 1982 से 87, आर वेंकट रमन ये 1987 से लेके 92,
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97, KR नारायणन 1997 से 2002, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012, प्रणब मुखर्जी 2012 से 17, रामनाथ कोविंद 2017 से 22 और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 2022 से लेकर अब तक। तो ये पूरा डिटेल था राष्ट्रपति का। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद एवं द्रौपदी मुर्मू ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आप याद रखिएगा। रामनाथ कोविंद व्यक्ति के रूप में भारत के 14वें राष्ट्रपति थे और प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थीं। द्रौपदी मुर्मू भारत की ऐसी प्रथम राष्ट्रपति हैं जो अनुसूचित जनजाति से आती हैं और वह देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया गया था। यह भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है और वर्ष 1950 तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था, इसको राष्ट्रपति भवन को। इसके बाद फिर उपराष्ट्रपति के बारे में डिटेल देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा होता है। सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसमें राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य समस्त सदस्यों ने के बहुमत ने पारित किया हो और जिसे लोकसभा सहमत हो। भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल इस प्रकार है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में डिटेल हम देख लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 62, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 67, BB गिरी 1967 से 69, गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 74, BD जत्ती 1974 से 79, M हिदायतुल्ला 1979 से 1984, R वेंकट रमन 1984 से 87, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992, KR नारायणन 1992 से 1997, डॉक्टर कृष्णकांत 1997 से 2002, भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017, वेंकैया नायडू 2017 से 2022, जगदीप धनखड़ 2022 से अब तक। इसमें से डॉक्टर कृष्णकांत जिनका की टाइम पीरियड 1997 से 2002 रहा, इनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ। इसके बाद फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। मंत्रिमंडल का सदस्य लोकसभा के साथ साथ, ये सभा है, लोकसभा के साथ साथ उच्च सदन यानी राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी थे। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। उसके बाद फिर महान्यायवादी और कैग के बारे में हम देखते हैं। तो अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं। इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। अगर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें, जिसको हम कैग भी कहते हैं, का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो इसमें हो सकता है। कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता, बल्कि उसे उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसके बाद फिर संसद। तो अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79 के अनुसार भारतीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता, अर्थात यह एक स्थायी सतत संस्था है। इसके 1/3 सदस्य, ये सदस्य है,
प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाता है। अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बनी रहेगी और इस अवधि की समाप्ति पर लोकसभा का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। यद्यपि आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने की स्थिति में उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है और राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 साल की है। लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वो अपनी जमानत खो बैठता है। लोकसभा क्या है, जनता की सभा है। इसके सदस्य जनता द्वारा कैसे चुने जाते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद का समय समय पर सत्र बुलाता है, किंतु लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार लोकसभा में कम से कम वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाते हैं, नॉर्मली 3 होते हैं। अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 93 में उपबंधित है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जिसको हम स्पीकर कहते हैं, अपना हस्तलिखित त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। अनुच्छेद 94 ख। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन मतदान पद्धति से उपस्थित संसद सदस्यों में ही होता है। अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या सदन की संख्या यानी 1/10 भाग ही होना चाहिए। मतलब जो विपक्ष में होता है उसकी भी संख्या 1/10 होनी चाहिए सीटों की संख्या से। लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान या विघटन द्वारा समाप्त की जा सकती है। लोकसभा का सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85(2) के अनुसार कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय कौन करेगा, तो वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। आर्टिकल 110(3) में ये लिखा हुआ है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है। संचित निधि पर भारित व्यय पर केवल चर्चा होती है, मतदान नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 112(3) के तहत राष्ट्रपति के वेतन भत्तों, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्तों और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्तों आदि की जो संचित निधि पर ये सारे भारित होते हैं, भारित व्यय हैं। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। संचित निधि से धन निकालने हेतु संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कराना आवश्यक है। प्रमुख राज्यों की लोकसभा सीटें इस प्रकार हैं। तो राज्य दिए गए हैं और लोकसभा सीटें, तो उत्तर प्रदेश में 80 देश में सर्वाधिक है और महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39, मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक में 28, गुजरात में 26। ये कई बार प्रश्न सीधे सीधे मैच करने को आए हैं। उसके बाद राजस्थान में 25, आंध्र प्रदेश में 25, केरल में 20, ओडिशा में 21, तेलंगाना में 17, असम में 14, झारखंड में 14 और पंजाब में 13। इसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद है इसमें संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रहित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर भी विधि बना सकती है। क्षेत्रफल के आधार पर 5 बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो एक है लद्दाख है, बाड़मेर है, कच्छ है, अरुणाचल पूर्व है तथा अरुणाचल पश्चिम है। जनसंख्या के आधार पर 5 बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो मल्काजगिरी है, गाजियाबाद है, बेंगलुरु उत्तर है, उन्नाव है और उत्तर पश्चिम दिल्ली है।
जबकि इस दृष्टि से सबसे छोटी जो 2 सीटें कौन सी हैं, एक तो लक्षद्वीप है और दूसरा दमन और दीव है। सर्वप्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो जून 2009 में इस पद के लिए चुनी गई थी। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन यानी आर्टिकल 312 के संबंध में राज्यसभा को अनन्य शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा की जो सीट संख्या है वो है 250। इसमें राज्य संघीय क्षेत्रों से 238 से अनधिक सदस्य हो सकते हैं। भारत की प्रथम अभिनेत्री जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया तो वो नरगिस दत्त थी। और 0 आवर क्या होता है? तो विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है ये। चूँकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपरा के अनुसार विपक्ष के किसी नेता को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा एवं राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? तो दहेज निरोधक विधेयक ये है 6 मई 1961 को आयोजित की गई थी। संसद की दूसरी संयुक्त बैठक 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर तथा तीसरी बैठक 2002 में आतंकवाद निरोध अध्यादेश पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी। इसके बाद 1986 में भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। अगस्त 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अधिनियमित किया गया। सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा पारित होने के बाद 15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। तब 12 अक्टूबर 2005 से यह अधिनियम प्रभावी हुआ। इसके बाद संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में डिटेल देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना तथा अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संसद में निहित है। 2 जून 2014 को तेलंगाना औपचारिक तौर पर भारत का राज्य बन गया। तेलंगाना का जो मतलब राज्य का निर्माण दिवस है तो 2 जून 2014 है। राज्य और उनके स्थापना क्रम ये भी कई बार पूछे गए हैं। तो आंध्र प्रदेश 1953 और राजस्थान 1956, महाराष्ट्र 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, मेघालय और मणिपुर 1972, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987, हिमाचल प्रदेश 1971, गोवा 1987 और मिजोरम 1987। इसके बाद ये 60वां नहीं 69वां है। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और एक मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। वर्ष 2000 में 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ तथा 15 नवंबर को झारखंड राज्य की स्थापना हुई। और उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर को हुई। तो ये सारी डेट याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000 और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। इसके बाद लोकपाल एवं लोकायुक्त और महत्वपूर्ण आयोग। तो भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो वो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन जनवरी 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। 1967 में के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। आयोग का कार्यकाल 1970 में समाप्त हुआ। और ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या है? वो लोकपाल है। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में ओम्बुड्समैन स्थापना सर्वप्रथम 1809 में स्वीडन में की गई थी। संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जहां यह 1969 में पारित भी हुआ, परंतु राज्यसभा में लंबित रहने की स्थिति में चौथी लोकसभा के विघटित होने के कारण यह विधेयक क्या हो गया? समाप्त हो गया। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के माध्यम से भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग ने की थी। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होना चाहिए। इसकी शक्तियाँ सिफारशी प्रकृति की होती हैं। और राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्त संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आई है, ये 243 आई, ठीक है, के तहत
तथा जिला पंचायत अनुच्छेद 243 बी के तहत संवैधानिक क्या है, प्राधिकरण है। संघ लोक सेवा आयोग क्या है, एक संवैधानिक संगठन है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखते हैं डिटेल। तो 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई है और अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का भी उल्लेख है। संविधान के प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी। पहले 2008 के अधिनियम के तहत मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 रखने का प्रावधान किया गया। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है, 34, जिसमें से 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 124(2) क के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय में ये 62 वर्ष है। संविधान अनुच्छेद 124(7) के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में एवं अन्य न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। इसे संविधान पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूप में अभिहित किया जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति को क्या कहा जाता है, तो वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आती है। और संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का अनन्य अधिकार संविधान द्वारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय में को दिया गया है। अनुच्छेद 129 का मतलब उच्चतम न्यायालय एक क्या है, अभिलेख न्यायालय है। उसके बाद राज्यपाल, तो अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा जबकि वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष क्या करेगा, शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उसे अनुमति दे सकता है या रोक सकता है अनुमति, अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए वो उस विधेयक को आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार वाले विषयों पर किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि ठहराए गए व्यक्ति के दंड का राज्यपाल क्या कर सकता है, निलंबन, परिहार या लघुकरण अथवा क्षमा कर सकता है, परंतु मृत्यु दंड को वह क्षमा नहीं कर सकता है। इसके लिए फिर प्रेसिडेंट के पास होगा। संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अनुसार यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला थीं जिन्हें राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया था। वे 15 अगस्त 1947 से मृत्यु तक यानी 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रहीं और लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है। इसके बाद राज्य विधानमंडल। संविधान के अनुच्छेद 168(1) के अनुसार किसी राज्य के विधानमंडल एक सदनी या द्विसदनी हो सकते हैं और 168(2) के अनुसार जिन राज्यों में विधानमंडल द्विसदनी होगा वहां एक का नाम विधान परिषद होगा और दूसरे का नाम क्या होगा, विधानसभा होगा, और जहां केवल एक सदन होगा वहां का नाम विधानसभा होगा। ये सारी चीज़ें 168(2) में लिखी गई हैं।
द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थिति में विधान परिषद उच्च और विधानसभा क्या होगा, निम्न सदन होगा। संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों यानी साधारण विधेयकों को विधान परिषद में प्रथम बार 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक यानी कुल मिला के 4 माह तक रोक सकती है विधान परिषद। अगर विधानसभा ने कोई बिल पारित किया है तो उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। धन विधेयक को विधान परिषद को 14 दिन की अवधि के भीतर लौटाना ही पड़ेगा। और राज्य में जो मनी बिल होता है केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, विधान परिषद में नहीं। संविधान के अनुच्छेद 198(1) के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। वर्तमान में देश के 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों अस्तित्व में है। अनुच्छेद 173 ख के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल, जबकि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल। अनुच्छेद 174(1) के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का समय समय पर सत्र बुला सकता है। राज्य विधानमंडल का सत्र इस प्रकार बुलाया जाता है कि 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल न हो। संविधान के अनुच्छेद 174(2) क के अनुसार राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल द्वारा समय समय पर दिया जाता है, जबकि राज्यपाल अनुच्छेद 174(2) ख के अनुसार समय समय पर विधानसभा का विघटन कर सकेगा। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे सामान्य यानी सिविल कोड यानी कॉमन सिविल कोड लागू है। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का है। सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला है। वह 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। और तत्कालीन जम्मू और कश्मीर के संविधान में 6ठे संवैधानिक संशोधन द्वारा वहाँ 1965 में वहाँ राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पदनाम सदर-ए-रियासत से बदलकर क्या राज्यपाल कर दिया गया तथा पदनाम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में पुनः स्थापित हुआ। और चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया। मायावती उत्तर प्रदेश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 4 बार इस पद को सुशोभित किया। इसके बाद फिर उच्च न्यायालय से प्रमुख फैक्ट देखते हैं। तो उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन का उच्चतम स्तंभ होता है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। मार्च 2013 में केंद्र द्वारा पूर्वोत्तर के 3 राज्यों यानी मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में नए उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। 1966 में पंजाब उच्च न्यायालय को बदलकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय किया गया, जिसके क्षेत्राधिकार में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के क्षेत्र आते हैं। दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे राज्य क्षेत्र हैं जिनके पास अपना उच्च न्यायालय है। संविधान के अनुच्छेद 202(3) घ के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, किंतु अनुच्छेद 112(3) घ 3 के तहत इन्हें पेंशन भारत सरकार की संचित निधि के। इसके बाद वर्तमान में 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी अधिकारिता 1 से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों पर है। वो निम्नलिखित हैं, इनको बिल्कुल याद रखिएगा। मुंबई उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ, तो महाराष्ट्र है, गोवा, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव में। कलकत्ता उच्च न्यायालय का पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, ये 4 स्टेट को कवर कर गुवाहाटी उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय का केरल और लक्षद्वीप। मद्रास उच्च न्यायालय का तमिलनाडु और पुदुचेरी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। और जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो इसमें जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है ये सबसे ज़्यादा इसका अधिकार क्षेत्र है, यानी 4 राज्यों तक। कौन कौन से, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मूल पीठ इलाहाबाद और एक बेंच उसकी कहाँ पे है, लखनऊ में है। इस उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में आगरा में की गई थी। यह 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या 160 है, जो देश के अन्य सभी उच्च न्यायालयों में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में वर्ष 1986 में स्थापित किया गया। इसके बाद फिर केंद्र और राज्य के संबंध के कुछ प्रमुख चीज़ें देखते हैं। तो केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी एवं प्रशासनिक संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 में किया गया है तथा उनके मध्य वित्तीय संबंधों का जो अध्ययन है वो वर्णन है वो 12 में किया गया है भाग। संविधान की 7वीं अनुसूची में विधायी विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर संसद को, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु संघ व राज्य के कानूनों में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में संघ का कानून मान्य होगा।
संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को सौंपी गई हैं और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। नदी बोर्ड्स एक्ट 1956 में लागू हुआ है। इसके बाद वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा 5 क्षेत्रीय परिषदों उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिमी का गठन किया गया। गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। इसके बाद फिर फाइनेंस कमीशन से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। तो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करेगा और अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 15वें वित्त आयोग का जो गठन हुआ है उसकी अध्यक्षता NK सिंह ने की। नीति आयोग, तो नीति आयोग क्या है? एक परामर्शदात्री एवं संविधानेतर संस्था है। नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय एजेंडा का प्रारूप उपलब्ध कराना, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना, आर्थिक कार्यनीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल करना, समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना जिन तक आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम है, रणनीतिक और दीर्घावधि कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और शैक्षिक एवं नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी के लिए परामर्श और प्रोत्साहन देना, कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर बल देना। ये सारा काम किसका है? तो ये नीति आयोग का है। इसके बाद मंडल आयोग 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करने के लिए गठित किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय सांसद बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे और इन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा मंडल आयोग। इस आयोग ने वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। आपात उपबंध से कुछ फैक्ट देखते हैं। तो भारतीय संविधान के तहत 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान सन्निहित हैं। पहला है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन, तथा तीसरा है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसी गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने को निकट है जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। अनुच्छेद 352 के अधीन की गई उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है, वहां वह 1 माह की समाप्ति पर यदि उस अवधि में समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों में संकल्प द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता तो प्रवर्तन में नहीं रहेगी। ठीक है। अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। अनुच्छेद 356 के तहत यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 में तत्कालीन पंजाब राज्य में लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लगा और अंतिम बार 8 मार्च 2002 से 3 मार्च 2002 तक लागू किया गया। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत या भारत या उसके राज्य के किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व या संकट के अवसर पर की जाती है, लेकिन आज तक कभी की नहीं गई। यह उद्घोषणा 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। भारत में वित्तीय आपातकाल 360 खैर कभी लागू नहीं हुआ। और कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो अल्पसंख्यक आयोग क्या है? एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक, क्योंकि इसका गठन संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान धार्मिक व भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण करता है। वर्तमान में भारत ने 6 समुदाय मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया है।
27 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया गया। अधिसूचित अल्पसंख्यकों में सबसे छोटा समुदाय क्या है, वो है पारसी। और सांविधिक आयोग के रूप में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान 1993 से 96 थे। वर्तमान में इस आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो एस इकबाल सिंह लालपुरा अप्रैल 2022 में पुनः नामांकित हुए। भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 330 में की गई है, जबकि ऐसा ही राज्य की विधानसभाओं के संदर्भ में अनुच्छेद 332 में किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 331 और 333 के अंतर्गत किया गया है, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करते हुए इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके बाद फिर चुनाव आयोग, तो मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर 6 वर्ष तक या अधिकतम 65 वर्ष तक बने रहते हैं। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जो अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वर्णित है। उसे उसके पद से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा समर्थित समावेदन जो उसी सत्र में राष्ट्रपति ने अनुमोदित किया है, उसी के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसके पद से हटा सकता है। और भारत के निर्वाचन आयोग में मूलतः एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता है। 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी, परंतु 1 जनवरी 1990 तक ही ये पद पर रहे। 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और तब से यह आयोग 3 सदस्यीय है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता निरर्हता संबंधी विवाद का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है। चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल जारी करेगा। भारत में मतदाता सूची का निर्माण केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम को छोड़कर सभी बड़े राज्यों तथा दिल्ली में प्रत्येक लोकसभा उम्मीदवार के लिए चुनावी व्यय की अधिकतम जो सीमा है वो 95 लाख रुपए है। दिल्ली के अतिरिक्त अन्य केंद्र शासित प्रदेशों और अरुणाचल प्रदेश, गोवा तथा सिक्किम में प्रत्येक लोकसभा उम्मीदवार के लिए चुनावी व्यय की अधिकतम सीमा 75 लाख रुपए है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हेतु प्रति उम्मीदवार अधिकतम व्यय की सीमा 28 लाख रुपए। शेष राज्यों तथा दिल्ली में विधानसभा चुनाव के प्रत्येक उम्मीदवार हेतु अधिकतम व्यय सीमा 40 लाख रुपए। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया है, जो 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ है। इसके बाद फिर पंचायती राज से बारे में कुछ पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं। तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सकें और उनको लागू कर सकें। 1952 के प्रारंभ में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 के प्रारंभ में राष्ट्रीय विस्तार योजना के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज का उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य बना। पहला राजस्थान। पंचायतों में सुधार के लिए वर्ष 1970 में अशोक मेहता समिति, वर्ष 1985 में GVK राव समिति और 86 में डॉक्टर LM सिंधवी समिति का भी गठन किया गया। अनुच्छेद 243(e)(3)(b) के तहत पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन आवश्यक है। और संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। पंचायत सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करता है। वर्तमान में बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, असम, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में महिलाओं को 50% स्थान पर पंचायतों के लिए आरक्षित किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(f)(1) के अनुसार कोई व्यक्ति पंचायत चुनाव में उम्मीदवार हो सकता है यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। उत्तर प्रदेश में पंचायतों का त्रिस्तरीय एक क्या है वो,
तो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत ये तीनों लागू है उत्तर प्रदेश में। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, सरपंच या ग्राम प्रधान, इसके सहयोग के लिए कितने सदस्य होते हैं? 11। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। ऐसे सभी स्थान जहां नगर पालिकाएं, नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति आदि शामिल हैं, नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो निम्नलिखित 3 शर्तों को पूरा करते हैं। कौन कौन सी? तो न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम जो 75% वो गैर कृषि कार्यों में लगा हो, और जनसंख्या का घनत्व जो हो वो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, तो उनको नगरीय क्षेत्र कहा जाएगा। इसके बाद फिर संविधान संशोधन से पर्टिकुलर फैक्ट है। तो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जाएगा, और इस विधेयक को दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। इसके लिए ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता, अर्थात कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसका पारित होना आवश्यक है। संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। पहला है साधारण बहुमत द्वारा। संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें संसद साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है। इस प्रकार के संशोधन में संविधान संशोधन इनको नहीं माना जाता। यथा राज्यों के नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन करने अथवा नए राज्यों का निर्माण करने, राज्यों में विधान परिषदों को गठित करने या समाप्त करने, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि या कमी करने वाले संशोधन, ये सारे साधारण बहुमत से किए जाते हैं। दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा। तो संसद के विशेष बहुमत यानी सदन की कुल संख्या के 50% तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से कम न हो द्वारा किए जाने वाले संवैधानिक परिवर्तन को संविधान संशोधन कहा जाता है। और तीसरा जो है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों में की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, संघ तथा राज्यों के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का गठन तथा क्षेत्राधिकार, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन प्रक्रिया, 7वीं अनुसूची में वर्णित सूचियों की प्रविष्टि। तो ये 3 टाइप के जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत के साथ स्वीकृत किया जाएगा। दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से क्या होगा? समाप्त होगा, क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों का ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित करना है। इसके अनुसार केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार निचले सदन की कुल संख्या का 15% तक हो सकेगा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में परिवर्तन या परिवर्धन किया गया तथा अनेक प्रावधान जोड़े गए, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद फिर राजभाषा से पर्टिकुलर कुछ फैक्ट देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 350 क में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए हो आवश्यक या उचित समझता हो। इसके बाद जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया, जिसने 1956 में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा। और भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। 92वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को, और 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को राजकीय भाषा के रूप में जोड़ा गया। अभी तक अगर भाषाओं की बात की जाए तो 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं हम देख लेते हैं। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो ये 22 भाषाएं हैं जो अधिसूचित हैं। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश शासकीय भाषा संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा उत्तर प्रदेश में शासकीय कार्यों के लिए उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित किया है। इसके बाद कुछ विविध से फैक्ट हैं।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य। और कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन, ये स्थायी सदस्य हैं। शेष 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। बुतरस बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने वाली जो 2 भाषाएं हैं, कौन कौन सी? एक अंग्रेजी, एक फ्रेंच है। जबकि मान्यता प्राप्त भाषाओं में रूसी, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच तथा स्पेनिश है। इसके बाद 1977 में तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण दिया तथा इन्होंने वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री के रूप में भी इस सत्र को हिंदी में संबोधित किया था। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अर्थात मानवाधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग, नीदरलैंड, हॉलैंड में स्थापित किया गया है और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र द्वारा जून 1945 में की गई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित हुए भारतीय न्यायमूर्ति कौन कौन थे? तो पहले तो BN राव 1952 से 53 में रहे, नगेंद्र सिंह 1973 से 88 तक, RS पाठक 1989 से 91 तक, दलबीर भंडारी 2012 से अब तक। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को तथा मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल विश्व के प्रमुख गैर सरकारी संगठनों में से एक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये लंदन में है। तो ये पूरा पॉलिटी का जो 1 लाइनर फैक्ट था अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन, तो वो हमने पूरा डिस्कस किया। हमने 1 बाय 1 सारे टॉपिकों को भी डिस्कस किया। जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए वो भी हैं और भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो सेशन को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा, दूसरों को भी शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।